player has record of scoring the most runs in the history of ICC वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो रन है ना वो किसके हैं अभी तक? वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। तो आईसीसी विश्व कप में इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? तो हमारे सचिन तेंदुलकर जी के पास। ठीक है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकुरोई? तुकुरोई का जो युद्ध था वो कौन से साल में लड़ा गया था? फटाफट फटाफट आंसर करिए। बैटल ऑफ तुकुरोई, अरे बैटल ऑफ तुकुरोई, तुकुरोई 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 का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था? पेपर है, ये पेपर है, मैं बताऊंगी, फिर उससे क्या फायदा है यहाँ से? इसको आपको ना एज एन एग्जाम देखा करो, जैसे एग्जैक्टली आपको पता है ना कि एग्जाम होने वाला है अगले महीने में, तो जो लड़ेंगे वो बिल्कुल यहाँ पे है ना। ये लेटर क्यों, बैटल ऑफ बजुहारा और बैटल ऑफ मुगलमारी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल एम्पायर के और दिल्ली की सल्तनत के बीच में ये युद्ध हुआ था 3 मार्च 1575 में, 1575, 3 मार्च 1575 में। मुगलाई के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। तो मुगल के और बंगाल के बीच में ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ था। ठीक है। अब ये है एकदम अलग सा युद्ध यहाँ पे, लेकिन बंगाल की हिस्ट्री वगैरह आप पढ़े होगे तो उसमें आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मुगलमारी और बजुआरा नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, बजुआरा और मुगलमारी, ये नाम भी याद रखिए। ये दो जो है ना इनके नाम ये भी बोले जाते हैं। और तीसरा नाम होगा तुकारोई। तो 3 मार्च 1575। ठीक है, 3 मार्च 1575। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की इकाई कोबाल्ट, ओम, टेस्ला, एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे? हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको कैसे नापा जाता है? व्हाट इज द मेजरमेंट या व्हाट इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर? तो क्या बोलेंगे? टेस्ला करके याद रखिए, निकोला टेस्ला के नाम थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स? फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का असर क्या होता है बताइए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे फर्म्स खुल जाते हैं, जैसे फर्म्स क्या, फैक्ट्रीज, ओनरशिप, स्टार्टअप्स खुल जाते हैं ना, तो क्या होगा? अगर फर्म्स विद इन अ कंट्री या विद इन अ टेरिटरी खुल गए हैं तो उसका यूज क्या होगा? अच्छा, मतलब सी क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन है तो इसलिए आंसर कर देते हैं, है ना। डिक्रीज इन जीडीपी, नो चेंज इन जीडीपी, द इम्पैक्ट में वेरी अमंग नेशंस एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। हमने जब बोल ही दिया कि फर्म्स में प्रोडक्टिविटी हो रहा है तो इसका मतलब नेशन की कंडीशन अच्छी है। क्वेश्चन को समझिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जा रही है और प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स हो रहा है, तो कोई भी देश पहले तो अपने आप को इकोनॉमी थोड़ा सा उसका स्टेबल होगा, तभी तो फर्म्स की प्रोडक्टिविटी के लिए अलाउड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फर्म्स को अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखिए, जीडीपी यानी कि विद इन टेरिटरी जो चीजें उगती हैं, बनती हैं, बनाई जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज इन जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग? किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है बताइए? द बर्ड ऑफ द टाइम, सॉन्ग ऑफ द लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, इस किताब की लेखिका कौन है? किताबें का देखो, किताबों का कोई ना और है ना छोर है। किताबें आपसे कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, चाहे 1938 की, मतलब इकोस फ्रॉम द पास्ट तक की किताब पूछिए, इकोस फ्रॉम द पास्ट। इकोस फ्रॉम द पास्ट किसकी किताब है? हमारे वीडी सावरकर साहब जी की किताब है ये। वीडी सावरकर की किताब है। ये भी पूछते हैं, कितनी एंशिएंट किताबें भी पूछते हैं, किसने लिखी, और एंशिएंट से लेके अगर पिछले महीने भी कोई बुक लॉन्च हुई थी उसके बारे में भी पूछते हैं। सरोजनी नायडू करके याद रखिए, द बर्ड ऑफ टाइम्स जो है ये सरोजनी नायडू जी की किताब है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स विल डू। मैं रिसेंट वाली तो आपको क्लासेस में करा ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको सारी किताबों के अलग से पूरा एक क्लास कराऊंगी। ठीक है। अच्छा, वैसे अब टाइम आ गया ना चीजों को वाइंड अप करने का, तो अभी क्या है ना कि हमारी जो तैयारी है वो जीके के क्वेश्चंस की तो हो ही चुकी है। जैसे कि आप सबको बताइए कि कम से कम 7 से 10 हजार के बीच में मैं आपको पिछले 6 महीने में क्वेश्चंस दे चुकी हूँ।
अब हमारी चीजें हैं वाइंड अप करने वाली, मतलब मैं कंसोलिडेट करूं चीजों को, जो जो मैंने पेंडिंग छोड़ा है उनको कराऊं। तो इसी बात पे एक यहाँ पे चीज, यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया की मैं 5 दिन की क्लास लगाऊंगी। मैं जानती हूँ कि 5 दिन बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, लेकिन रिवर्स ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है, बहती नदियां भारत की पढ़नी है, भारत नदियों का देश है। तो अगर हम एक क्लास में समापन करेंगे इसका, तो मेरे ख्याल में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। तो 5 दिन की एक क्लास है जिसमें सारी की कंप्लीट थ्योरी, एक्स से लेके जेड, मतलब ए से लेके जेड तक, अगर रिवर से रिलेटेड कुछ भी होता है, नदियों, उनकी नदियों के किनारे बसे शहर, नदियां, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी लास्ट कोई ट्रिब्यूटरी भी होगी ना, वो भी मैं कराऊंगी ए टू जेड। और साथ में 200 ना क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, 200 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए होगा, जब तक आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे ना, तभी भी आपको ये हेल्प करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओरियन कॉन्स्टिलेशन? ओरियन नक्षत्र का जो दूसरा नाम है ना, वो क्या बोला जाता है? डेट, ठीक है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन का दूसरा नाम क्या होता है? ओरियन नक्षत्र का दूसरा नाम। बात बस इतनी सी है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग 5 दिन जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं। जस्टिफाई मतलब मैं 5 दिन क्लास लूं, पता नहीं आप में से कितने लोग क्लास आए नहीं आए, ले इंटरेस्ट नहीं ले, वाली चीज का मुझे थोड़ा सा शक है। बाकी यस, करेंगे डिटेल में। हंटर करके करते हैं, ठीक है। हंटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओरियन कॉन्स्टिलेशन? मैं आप लोग से पूछ के क्लास शेड्यूल करूंगी ये वाली। मेरे पास इसकी पीपीटी बन रही है, मैं भी रिवर्स की ही पीपीटी पे काम कर रही हूँ, ये बन के तैयार हो जाएगी 1-2 दिन